हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम पिछले रोज से सांगीतिक शब्दावली के बारे में हम लोग क्लास कर रहे थे और उस क्लास को हम लोग ख़त्म कर चुके थे। और आगे हम आज से एक दो दिन में ये जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं इसको हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, क्योंकि आपका स्टेट का एग्ज़ाम जो है आपके सर पर है। और कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन ख़त्म करा दीजिए। तो हम क्वेश्चन जो है आज ख़त्म देखते हैं, 50-60 से जितना भी हो सकता है हम करा रहे हैं और 2-4-5 दिनों में क्वेश्चन ख़त्म करा देंगे। और अभी तक जो स्टेट के स्टूडेंट हैं जो देखते हैं हमारे क्लासों को, वो शुरू से लेकर के और अभी तक जितने भी क्लास हैं वो देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपका उसमें से 75 नंबर तो आराम से आ जाएगा। और 50 नंबर जो है वो 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें से 10-20 नंबर ले आ देते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो विशेष आगे बात को ना बढ़ाते हुए हम लोग चलिए क्लास की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारा ये जो क्लास है आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से कि कैसे क्वेश्चन पूछता है सांगीतिक शब्दावली को लेकर के, और क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछ चुका है और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्लास की ओर हम चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का एक मुख्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? गायन है, वादन है, नृत्य है या ये सभी है? तो हमने पहले ही क्लास में इसको आपको बता दिया है। जो लोग हमारे थ्योरी का क्लास देखे होंगे वो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जानते हैं कि इसका सही जवाब ये सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचयिता आपके पंडित सारंग देव जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हम तेजी में इसको कराते हैं क्योंकि देखिए अब एग्जाम जो है सर पर है। पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? गायन, वादन, नृत्य या गायन वादन? तो पश्चिम देशों में संगीत के अंतर्गत जो है ये सिर्फ गायन और वादन को लेता है। नृत्य जो है ये अलग होता है और गायन वादन जो है ये संगीत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित है? मतलब मुख्यतः जो है कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित है? तो पहला आपका कर्नाटकी संगीत पद्धति और दूसरा हो गया हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। तो ये दो प्रकार की जो है संगीत पद्धति प्रचलित है। कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरा नाम जो है वो दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाव संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो भाव संगीत को मुख्यतः जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलता है? तो सबसे प्राचीन संगीत सामग्री जो है ये आपके सामवेद में मिलता है। यानी कि सामवेद ही जो है ये संगीत की उत्पत्ति का ग्रंथ माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है नाद के कितने भेद बताए गए हैं? तो नाद के 2 भेद होते हैं, एक पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। और आहत नाद ही जो है ये संगीत उपयोगी नाद होता है। अनाहत नाद जो है ये तो स्मरण किया जाता है, चिंतन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वार सतमुक्तम द्विपति नियुत्यते, ये जो आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए ये जो श्लोक है ये किस ग्रंथ से
वर्णित है। तो ये जो श्लोक है ये आपके संगीत दर्पण से है। लेकिन हम आपको एक थोड़ा सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर कोई श्लोक देगा राग के बारे में तो बृहदेशी में चल जाएगा, और काकू गमक वर्ण ये सब को लेकर के अगर वो मतलब श्लोक आएगा तो आपके चल जाएगा संगीत रत्नाकर में। और नाद को लेकर के जो मतलब ऐसा कुछ आएगा तो ये संगीत दर्पण या नाट्य शास्त्र के अंतर्गत चला जाएगा। तो थोड़ा सा आप चिंतन करिएगा और आप निफिक्र होकर के इसको कर देंगे। अगला है संगीत का संबंध किससे है। तो संगीत का संबंध हम आपको पहले ही बताया कि आहत नाद से है। नकारम प्राणम नमानम प्राण अग्नि संयोग 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 अतेन नादो। ये जो नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्ति है निम्न में से किस ग्रंथ के में वर्णित है। तो ये जो आपके हैं संगीत रत्नाकर में है। पहले तो एक और चीज है कि आधा से अधिक अगर श्लोक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो संगीत रत्नाकर होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है राग को छोड़ करके जितने भी श्लोक आए तो आप चुपचाप संगीत रत्नाकर मार देंगे, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है। ऊंचा नीचा, नाद की जाति, नाद के टिकाऊपन, नाद का छोटा या बड़ापन। कह रहा है कि नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है। तो आप इसमें से अब आप स्पष्ट कर सकते हैं। नाद की जाति, तो जाति अथवा गुण, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये दोनों क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये छोटापन बड़ापन जो है ये भी होगा, लेकिन ना यहाँ पे जाति अथवा गुण अगर दिया रहता तो ये भी होता। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका सही आंसर यही होगा। नाद की जाति, नाद का छोटापन बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण अगर दिया रहता तो इसको सही माना जाता। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों की भिन्नत्व नाद कहलाता है। जातियां, मूल शब्द, आंदोलन, मूल स्वर। तो ये जो है आपका कह रहा है कि भिन्न भिन्न बाद जो है उससे उत्पन्न जो शब्द है, भिन्नत्व है, वो क्या कहलाता है, जातियां। तो अब देखिए इसमें से कैसे स्पष्ट होगा। अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं तो उससे भी स्वर उत्पन्न हो रहा है, सितार बजा रहे हैं उससे भी स्वर उत्पन्न हो रहा है, गिटार बजा रहे हैं उससे भी स्वर उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप कैसे पकड़ रहे हैं। तो ये जाति अथवा गुण की वजह से पकड़ रहे हैं कि कौन सा मूल स्वर उत्पन्न हो रहा है, कौन सा भिन्न है। तो ये जाति अथवा गुण पे निर्भर करता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अगर अधिक होगा तो उसका जो स्वर है वो क्या होगा, ऊंचा होगा। अगर जैसे कि आप सा गा रहे हैं और सा से अधिक क्या होता है, रे का आंदोलन संख्या कितना होगा, 270 होता है। तो ये क्या हो गया, सा से ऊंचा स्वर जो हो गया रे का हो गया। अब का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाद का ऊंचापन नीचापन की संख्या पर निर्भर करता है। नाद का ऊंचापन नीचापन की संख्या पर निर्भर करता है, स्वर पर, आंदोलन पर, सेकेंड पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नाद का जो ऊंचापन नीचापन आपका है ये आपके आंदोलन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक नाद के साथ कुछ नाद भी उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक नाद के साथ कुछ नाद भी उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। नीचे सुरीले, सहायक, मध्यम, कुछ नाद जो है उसके साथ जो है सहायक नाद उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सहायक। नाद के आंदोलन तथा, यहाँ पे आंदोलन के बाद थोड़ा सा डैश होना चाहिए था और फिर डैश होना चाहिए था। नाद के आंदोलन डैश
और फिर होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? नाद के आंदोलन स्थिर और नियमित होते हैं। वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी की सहायता से श्रोता को प्रसन्नचित करे क्या कहलाता है? नाद, स्वर, श्रुति, ग्राम। तो वह नाद जो श्रोता को प्रसन्न करता है वह स्वर कहलाता है। अब ये थोड़ा सा दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक का होता है? तो पेंटाटोनिक जो है ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेंटाटोनिक यानी कि 5 स्वर सप्तक का होता है। ये जो है पाश्चात्य संगीत का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नित्यम गीत उपयोगित्वम सुपर्याप्तम संगीत श्रुति लक्षणम। श्रुति के निर्धारण के लिए प्रस्तुत पंक्तियां ग्रंथ से माने किस ग्रंथ से उद्धृत है? पहला है संगीत रत्नाकर, नारदीय शिक्षा, अभिनव रागमंजरी, संगीत परिजा। तो ये आपका जो है ये अभिनव राग मंजरी से है। तो हम लोगों ने लगभग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिया। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि हम जितने भी, अब हम नोट्स आपको बनाने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि नोट्स बनाने में समय जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन का हम क्लास कराए हैं वो बार बार रिपीट आप कीजिए। बार बार देखने से क्या होगा? वो याद हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वही हम सटीक देखे हैं कि इसी तरह से पूछता है, तब उसी आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है। अब कह रहा है अगर आपको हम 22 श्रुतियों का नाम लिखवाए हैं, अगर आप 22 श्रुतियों का नाम अगर आप लिखे हैं तो आपको याद होगा मधुवंती, विहंगनी, रौद्रिका, दयावती। इसमें से 22 में से एक नाम जो है वो श्रुति का है, और वो कौन सा है? ये रौद्रिका कह रहा है। अगर रौद्री रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दयावती जो है ये एक श्रुति का नाम है। निम्नलिखित में से एक श्रुति का नाम इंगित कीजिए। रंजनी, मंदा, क्रोधा, रंजनी, मंदा, क्रोधा, ये सभी। तो ये जितने भी नाम हैं ये सभी श्रुति के नाम हैं। भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है? भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या जो है 22 मानी गई है। वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहा जाता था? सामिक, साम, स्व, राग। तो वैदिक काल में तीनों स्वर के गान को सामिक गान कहा जाता था। साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वर की खोज की गई थी? तो सर्वप्रथम गरेसा, हाँ यही होगा, गरेसा। वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक कालीन स्वर जो कृष्ट था उसका आधुनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पे जो है गौरेसा कह रहा है। तो आप समझेंगे कि पहले कृष्ट, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अतिस्वर, ये जो है आपके 7 कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अतिस्वर, ये 7 स्वर जो हैं ये सामगान के होते थे। और कृष्ण स्वर जो होता था ये मध्यम से होता था। तो वहां पे स्टार्ट कैसे होता था? म, ग, रे, सा, नी, ध, प, इस तरह से करके सामगान का स्वर होता था। सामगान के कितने भाग होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि सामगान के कितने भाग होते हैं? सामगान के 7 भाग होते हैं। आगे है कि वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायकों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? उद्गता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उदात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्गता। रंजयंती स्व स्वंतम
श्रुति नमिति ते स्वर, ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है? संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये जो श्लोक है ये संगीत परिजात में भी मिलता है, संगीत रत्नाकर में भी मिलता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के स्वर। यहीं पे देखिए कितने लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला हो गया शुद्ध स्वर और दूसरा हो गया विकृत स्वर। विकृत स्वर के 2 भाग होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो यहाँ पे कह रहा है स्वर कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं, पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। अगर इस तरह से नहीं अगर आ करके अगर दूसरे तरीका से भी पूछे तो एक होता है चल स्वर और एक होता है अचल स्वर। तो इसका जो है सही आंसर 2 हो जाएगा। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार है? तो यहाँ पे शुद्ध स्वर के 2 प्रकार हो जाता है, चल स्वर और दूसरा अचल स्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। विकृत स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? विकृत स्वर के कोमल स्वर और तीव्र स्वर, यानी ए और बी दोनों। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? अचल यानी कि वो अपने स्थान से नहीं कोमल हो सकते हैं और ना ही तीव्र हो सकते हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत में षड्ज और पंचम, ये 2 स्वर जो हैं इसको क्या कहा गया है? अचल स्वर कहा गया है। और रे ग ध नी और म, ये जो होता है कोमल और तीव्र स्वर होता है, यानी कि ये जो होता है चल स्वर होता है। चल स्वर की संख्या पूछ देगा तो 5 हो जाएगा, रे ग ध नी और म। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? तो ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, ये सभी ये क्या है? चल स्वर है। श्रुति एवं स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है। श्रुति एवं स्वर के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो श्रुति एवं स्वर के रहने का स्थान जो है वो ग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो यहाँ पे कुल नहीं कह रहा है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आदमी कि एक सप्तक में जो है कुल अगर कितने स्वर रहेगा तो कुल स्वर जो होगा 12 हो जाएगा, लेकिन एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में मात्र 7 स्वर होते हैं। मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? तो यहाँ पे शुद्ध स्वर जो है वो 7 हो जाएंगे। एक सप्तक के प्रथम भाग सा रे ग म को क्या कहते हैं? तो सप्तक के प्रथम भाग को पूर्वांग कहा जाएगा। और म के बाद जो आएगा प सा रे ग म प ध नी, यानी कि म प ध नी या प ध नी सा, ये क्या हो जाएगा? उत्तरांग हो जाएगा। और जिसका वादी स्वर सा रे ग म से है वो क्या हो जाएगा? पूर्वांगवादी हो जाएगा, यानी कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक का गायन समय उसका हो जाएगा। और जो उत्तरांगवादी राग है उसका गायन स्वर रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हो जाएगा। पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं? सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन, ये तीनों टोन जो है पाश्चात्य संगीत में के स्वरांतर के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक जो है वो बिलावल राग के समान है। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को ई मेजर कहा जाता है। मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? सारे, म प ध नी या ये सभी? तो ये जो है सारे, म प
ध्वनि, ये जितने भी जोड़ी है ये क्या आ जाएंगे, मेजर टोन में आ जाएंगे। अब आगे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि माइनर टोन क्या है। हम तो ये मेजर टोन, माइनर टोन, सेमीटोन ये तीनों करा चुके हैं, लेकिन जो लोग पहले क्लास नहीं देखे हैं, अब तो टाइम है नहीं भैया, तो क्वेश्चन के माध्यम से आइए हम जान लेते हैं। निम्नलिखित में से माइनर टोन इंटरवल किन स्वर के मध्य पाया जाता है? रे ग प ध, तो रे ग के बीच भी माइनर टोन होता है और प ध के बीच भी, तो ये इसका जवाब ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ है, हाँ, निम्नलिखित में से सेमीटोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर को, किन स्वर के मध्य पाया जाता है? तो इसका भी जवाब आपका गौम और निशा ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं? तो पाइथागोरस ने 3 संवाद माने हैं। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है? ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, ये यही 3 संवाद जो है ये पाइथागोरस माने हैं। ऑक्टेव इंटरवल यानी सा से सा तक, फिफ्थ इंटरवल यानी कि सा से प तक, और फोर्थ इंटरवल यानी कि सा से म तक। ये इतने स्वरों का अंतर जो होता है, यानी कि पहले में 8 स्वरों का अंतर, दूसरे में 5 स्वरों का अंतर, और तीसरे में फोर्थ इंटरवल यानी कि 4 स्वरों का अंतर। स्वर सप्तक, पश्चात स्वर सप्तक में दैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? 400, 450, 405 या 432? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 400। पाश्चात्य स्वर सप्तक का बात कर रहा है। पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ आंदोलन, पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है? कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कह रहा है। शुद्ध रे का तो 270 हो जाता है, तो इसके कहने का मतलब है कि 270 से कम ही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 256। पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन सी सिद्धांतों का पालन किया है? पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन किया है? तो पाइथागोरस जो है पाइथागोरस सिद्धांतों का पालन किए हैं। अगला है, 2 टोन वाला स्केल किसे कहा जाता है? नेचुरल स्केल, पाइथागोरस स्केल, डायटोनिक स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 टोन वाला स्केल जो हो जाएगा आपका डायटोनिक स्केल हो जाएगा। तो हम ये जो 50 क्वेश्चनों का सिलसिला है जो कि आपको हम 22 से 23 मिनट के अंदर हम करा चुके हैं, और आप इस क्लास को आप जाकर के देखेंगे और इसका क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बनाने से क्या फायदा, इससे अच्छा है आप 2 बार देख लीजिए। नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं जो स्टेट के स्टूडेंट है, लेकिन जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं वो अपना नोट्स बना लेंगे क्योंकि उनके पास काफी समय है। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं।